स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, जियोग्राफी की कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस हमारी चल रही थी। इसमें हमने महेश वडवाल की बुक को बेस बनाया है और भी वेरियस सोर्सेज से हमने मटेरियल कलेक्ट करके आपके सामने सर्व करने की कोशिश की है। इस सीरीज में 6 वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो गए थे। यह इस सीरीज का 7वां पार्ट है। हमने कॉस्मॉस की पूरी जर्नी को पूरा कर लिया था और अब हम अपनी अर्थ की जो मोशंस हैं, मतलब अर्थ की जो गतियाँ हैं, उनको देखने वाले हैं। हमारी अर्थ भी स्टेबल नहीं है, इसमें भी मूवमेंट होते हैं। तो वो किस तरह के मोशन है ये हम देखेंगे। पहले कुछ जानकारी हमारे कोर्सेज के बारे में, जो कि आप स्क्रीन पर इतनी देर से देख रहे हैं। हमारे जो पेड कोर्सेज हैं वो यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और बीपीएससी द्वारा जो कंडक्ट होने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए संचालित होते हैं। इसके अलावा यूपीएससी के लिए भी इसे लॉन्च किया गया है। अगर आप इन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं तो 2 मोबाइल नंबर आपको दिख रहे हैं, उन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री स्टडी मटेरियल और वीडियो की नोटिफिकेशन की अगर बात की जाए तो 2 ऑप्शन आपके पास हैं। एक तो वनली यूपीपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से टेलीग्राम चैनल चलता है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ जितना भी स्टडी मटेरियल और जितने भी नोटिफिकेशन आपसे शेयर किए जाएंगे वो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे और आपको हमेशा अपडेटेड रखेंगे, आप नई सूचनाओं से जुड़े रहेंगे। वीडियोस हमेशा फ्री थे, हैं और रहेंगे, तो यूट्यूब पर आप इनका पूरा लाभ लीजिए। इन्हें देखिए, पॉज करके नोट्स बनाइए, लाइक और शेयर करते रहिए और अच्छा लगे तो उसके लिए भी कमेंट करिए, बुरा लगे तो भी बताइए कि हमारे अंदर कमियाँ कौन सी हैं। तो ये कुछ बातें थी। अब चलते हैं आगे। चैप्टर 2, मोशन ऑफ द अर्थ, या ये कह लीजिए कि मोशंस ऑफ द अर्थ। मोशंस क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा मोशन है यहाँ पे। ये क्या है? बहुवचन है। तो 2 मोशन कौन कौन से? रोटेशन और रिवॉल्यूशन। रोटेशन यानी डेली मोशन और रिवॉल्यूशन यानी एनुअल मोशन। इनके बारे में हम देखेंगे। इससे पहले जब हम कॉस्मॉस के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें क्लॉडियस टाल्मी ने जियोसेंट्रिक नाम का जो कॉन्सेप्ट दिया था उसमें बोल दिया कि अर्थ स्टेबल है और हमने मान भी लिया। लेकिन जब रिसर्च आगे बढ़ती है, रिसर्च का जो सिलसिला है वो आगे चलता है, तो हमें रियलिटी का पता चलता है कि हमारी अर्थ जो है वो तो स्टेबल है ही नहीं है, वो भी घूम रही है। कैसे घूम रही है? एक तो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है और दूसरा अपने ओन एक्सिस पर रोटेट कर रही है। ये 2 तरह के मूवमेंट इसमें चल रहे हैं। और जो सन है वो भी स्टेबल नहीं है। सन भी यहाँ पर मूवमेंट कर रहा है, उसके अंदर भी गतियाँ हो रही हैं, वो अपने एक्सिस के थ्रू भी मूव कर रहा है और गैलेक्सी, जो हमारी गैलेक्सी है उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, उसके सेंटर की परिक्रमा कर रहा है, उसका रिवॉल्यूशन कर रहा है। इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आती हैं। अब इसमें अर्थ इज़ अ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये बात तो हम जानते ही हैं कि हमारे सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है। और कैसा प्लैनेट है? ये इनर प्लैनेट है, यानी सॉलिड मटेरियल के कॉम्बिनेशन से बना हुआ एक प्लैनेट है जिसकी डेंसिटी सर्वाधिक है, मैक्सिमम है। जोवियन प्लैनेट्स जो होते हैं, हमने पीछे देखा है कि उनकी डेंसिटी कम होती है। मास और साइज के मामले में वो बड़े होते हैं, लेकिन डेंसिटी के मामले में वो पीछे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन गैसियस होता है और गैसों की डेंसिटी सॉलिड की तुलना में कम होती है। और जितने भी इनर प्लैनेट्स होते हैं उनका साइज तो छोटा होता है, लेकिन उनकी जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। इसमें अर्थ जो है वो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है और सबसे लास्ट में जाता है सैचुरन। सैचुरन की डेंसिटी सबसे कम होती है, जो कि एक जोवियन प्लैनेट है। तो फिलहाल हम यहाँ पे अपनी अर्थ के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो अर्थ के रिगार्डिंग जो पहली मोशन है, मतलब या पहला मोशन है, वो है रोटेशन। रोटेशन जो है ये अर्थ के ओन एक्सिस के थ्रू होता है। अर्थ ऑलवेज अपने ओन एक्सिस पर रोटेट करती है, ये बात आप जानते हैं। और किस तरह से करती है? टॉप के जैसे। टॉप यानी लट्टू। लट्टू आपने कभी नचाया है बचपन में, या अभी भी नचाते हो तो बता दीजिएगा। टॉप को जब नचाया जाता है, मतलब उसे धागे में फंसाकर छोड़ा जाता है तेज गति से, तो वो अपनी कील पर नाचने लगता है। कील पर बहुत देर तक गोल गोल घूमता रहता है, एक ही स्थान पर रुककर, मतलब उसकी कई बार राउंड मोशन में गति होती है। तो इस तरह की जो गति है, इस तरह की जो मूवमेंट है, वही कहलाती है रोटेशन। यहाँ पर हम कहेंगे कि जो टॉप है वो रोटेट कर रहा है और कुछ वैसी ही जो मोशन है, या बिल्कुल वैसी ही जो मोशन है, वो हमारी अर्थ के अंदर भी होती है। अब अर्थ जिस स्पीड से रोटेशन करती है, जिस स्पीड से अपने एक्सिस पर घूमती है, वो इसकी रोटेशनल स्पीड कहलाती है। अब जब एक रोटेशन कंप्लीट हो जाता है तो इस तरह से अर्थ पर 1 डे कंप्लीट होता है, यानी एक दिन जो है वो फिनिश होता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसे देखा। और डे और नाइट, यहाँ आप देख लीजिए, डे और नाइट का जो प्रोसेस है वो इसी पर टिका हुआ है, मतलब इसी पर बेस है। रोटेशन जो है ये इस प्रकार का जो डेली मोशन है अर्थ का। डेली मोशन क्यों? क्योंकि ये रोज होती है, मतलब रोज एक रोटेशन कंप्लीट हो जाता है, इसलिए इसे डेली मोशन का नाम दिया गया। तो इस वजह से डे और नाइट यहाँ पर पाए जाते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। जिस हिस्से पर मतलब अर्थ रोटेट करती है और जो हिस्सा सूर्य के सामने पड़ता है वहाँ दिन हो जाता है, जो हिस्सा सूर्य के संपर्क में नहीं आता यानी सन से पीछे हो जाता है वहाँ पे अंधेरा होता है तो रात हो जाती है। फिर घूमते हुए जो पिछला वाला भाग है वो सन के सामने आ जाता है और जो आगे वाला हिस्सा है वो पीछे चला जाता है। ऐसे ही दिन और रात का जो चक्र है वो चलता रहता है।
ये बात हुई अर्थ की मूवमेंट के बारे में। लेकिन अभी इसमें दो तरह के दिन पाए जाते हैं। हमने ये तो देख लिया कि डे और नाइट इसके रोटेशन की वजह से होते हैं, लेकिन दो तरह के यहाँ डेज पाए जाते हैं। एक तो साइडेरियल डे है और दूसरा सोलर डे है। ये क्या होते हैं, इनकी डिफिनीशन देख लेते हैं। तो मेरिडियन के एवं, अगर हम साइडेरियल डे की डिफिनीशन देखें तो मेरिडियन के एवं किसी सर्टेन कॉन्स्टिलेशन को सक्सेसिव तरीके से अगर गुजारा जाए, उसे पास किया जाए, तो इस प्रकार से बनता है साइडेरियल या स्टार डे। इस तरह से साइडेरियल या स्टार डे का फॉर्मेशन होता है। यहाँ आप इसकी डिफिनीशन देख रहे हैं। और इसकी जो ड्यूरेशन होती है इस स्टार डे या साइडेरियल डे की, जिसे कि नक्षत्र दिवस भी कहा जाता है, इसकी ड्यूरेशन होती है 23 आवर्स 56 मिनट्स, यानी 23 घंटे 56 मिनट की इसकी टोटल ड्यूरेशन होती है, अवधि होती है। ये हुआ साइडेरियल डे। ऐसे ही दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है सोलर डे का। इसमें हम सन को मोशनलेस मान लेते हैं। मोशनलेस मानने का मतलब क्या है, स्टेबल मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि सन जो है वो एक जगह रुका हुआ है, वो कहीं घूम नहीं रहा है। और ऐसी कंडीशन में अर्थ के रोटेशन के जो डेज हैं, मतलब अर्थ का जो रोटेशन है उसको डेज में कैलकुलेट किया जाता है। अर्थ रोटेट करती है, उसके रोटेशन को हम लोग दिनों में गिनते हैं, डेज में कैलकुलेट करते हैं। ऐसे बनता है सोलर डे। इसकी डिफिनीशन यहाँ पर क्रिएट होती है और इसकी जो ड्यूरेशन है वो फुल 24 आवर की होती है। ये पूरा 24 आवर का पाया जाता है। ये दो कॉन्सेप्ट आपने देखे। पहला जो था वो साइडेरियल डे था, जिसे कि हम स्टार डे भी कहते हैं, और दूसरा था सोलर डे। सोलर डे में सन को स्टेबल मान लिया गया, ठीक वैसे ही जैसे हेलियोसेंट्रिक वाले कॉन्सेप्ट में माना गया था। इसमें साइडेरियल डे छोटा होता है, इसकी जो ड्यूरेशन है वो 23 आवर्स 56 मिनट्स की होती है। और जो सन डे होता है, या ये कह लीजिए कि सोलर डे होता है, उसकी ड्यूरेशन, उसकी जो रेंज होती है वो 24 आवर्स की होती है। तो हम जो रफली कह देते हैं कि 24 आवर्स, वो असल में क्या है, वो सोलर डे है। इसके बाद जो अगली मोशन है या अगला मोशन है वो है रिवॉल्यूशन। इसे हम कहते हैं एनुअल मोशन। ये एनुअल मोशन है। एनुअल मतलब वार्षिक। तो एक साल भर लग जाता है सन के अराउंड इसे रिवॉल्व करने में। अर्थ जो है सन के अराउंड एक चक्कर पूरा करने में पूरा एक साल का समय लगा देती है। जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, अपने एक्सिस पर घूमती है। ग्लोब आपने देखा होगा, तो ग्लोब क्या है, ये धरती का ही एक मॉडल है। अपने एक्सिस पर टिल्टेड है, झुका हुआ है, और उसमें बीच में एक कील लगी हुई होती है जो कि उसे जोड़े रखती है मेन सरफेस से। तो वो धुरी कहलाती है। धुरी को ही हम लोग एक्सिस कहते हैं। उसी के अराउंड जो रोटेशन है वो कंप्लीट होता है। तो रोटेट तो करती ही है, वैसे ही सन के अराउंड रिवॉल्व भी करती है, ये बात हम जानते हैं। अब सन के अराउंड इसका जो रिवॉल्यूशन है, उसका जो पथ होता है, पथ यानी ऑर्बिटल जो होता है, वो इलिप्टिकल शेप का होता है। उसका जो शेप होता है वो इलिप्टिकल होता है। यहाँ आप इसे चित्र में देख लीजिए, ये देखिए इलिप्टिकल शेप का मतलब समझ रहे हैं, ये वाला शेप, ये वाला, ये जो रेड इंक से यहाँ पर शो किया जा रहा है, ये है इलिप्टिकल शेप। तो अर्थ का पाथ जो है वो इलिप्टिकल होता है। और जितने भी प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, लगभग सभी का जो पथ है वो इलिप्टिकल ही होता है। अब इसका 1 राउंड कंप्लीट करने में, यानी सन के चारों ओर एक चक्कर लगाने में, पूरा करने में, अर्थ को जो टोटल टाइम लगता है वो है 365 डेज और 6 आवर। 365 दिन और 6 घंटे, टू बी एग्जैक्ट 365 डेज और 6 आवर्स। अब यह जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, जो कि आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा है, इसी को हम लोग जियो ऑर्बिट भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है जियो ऑर्बिट। इसी इलिप्टिकल ऑर्बिट को हम लोग जियो ऑर्बिट कहते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट कोई अलग चीज़ है और जियो ऑर्बिट कोई दूसरी चीज़ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों एक ही है। ये अर्थ का पथ है सन के अराउंड। यहाँ पर जो चित्र बना है इसमें और भी चीज़ें हैं, इसे हम लोग और डिटेल में अभी देखेंगे कुछ देर बाद। लेकिन अभी जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसे हम देख रहे हैं। तो इसमें हमने देखा कि अर्थ का जो मूविंग या ये कह लीजिए कि रिवॉल्यूशन पाथ है वो इलिप्टिकल है। अब इलिप्स की यहाँ चर्चा करना ज़रूरी है। इलिप्स क्या चीज़ है? ये जो इलिप्स आप देख रहे हैं, जिसका स्ट्रक्चर आपने देखा कुछ ऐसा है, चपटे गोले जैसा, ये असल में है क्या? तो आइए देख लेते हैं। दोस्तों, इलिप्स जो है वो एक जियोमेट्रिकल शेप है या जियोमेट्रिकल डिज़ाइन है, जो कि सर्किल से मिलता जुलता होता है। सर्किल जैसा ही होता है, मतलब एकदम उसी के जैसा तो नहीं दिखता, लेकिन गोलाकार इसका भी रूप होता है। अब सर्किल में आप सेंटर से सर्कुलम स्टेंस तक डिस्टेंस को कहीं से भी मेजर करिए। जो सर्किल होता है, सर्किल को आपने ड्रा किया होगा तो उसमें एक सेंटर होता है, उसके अलग अलग पार्ट्स को आप जानते होंगे। सर्किल के बीच में एक सेंटर होता है, यहीं से ये बनता है, ये इसका ओरिजिन होता है। और किनारे किनारे ये जो दायरा आप देख रहे हैं, इसको आप सर्कुलम स्टेंस कहते हैं। तो सेंटर से सर्कुलम स्टेंस तक आप कहीं भी कोई लाइन ड्रा कर लीजिए, उसकी जो लेंथ है वो इक्वल आएगी, जो मेजरमेंट है वो इक्वल आएगा।
ऐसी इसकी विशेषता होती है। अगर इसको दोनों तरफ ड्रा कर लीजिए ऐसे, अगर आधी दूरी तक आप खींचते हैं तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये रेडियस कहलाती है, और अगर आप इसे फुल यहाँ से यहाँ तक खींच देते हैं, ड्रा कर लेते हैं, तो यही बन जाता है डायामीटर। तो डायामीटर और रेडियस दोनों को आप सर्किल में कहीं भी नापिएगा वो इक्वल आएगा, उसकी जो मेजरमेंट है उसमें थोड़ा भी डिफरेंस नहीं आएगा अगर सर्किल ठीक ठाक बना है तो। लेकिन जो इलिप्स होता है उसका शेप तो सर्किल लाइक होता है, लेकिन इसमें डायामीटर में डिफरेंस आ जाता है। कैसे आता है? तो आइए एक इलिप्स अलग से बना लेते हैं। देखिए, ये है इलिप्स, रफली बना हुआ है। इसमें आप डायामीटर अगर खींचेंगे तो एक तो हॉरिजेंटल डायामीटर होगा और दूसरा वर्टिकल डायामीटर होगा। इस तरह के दो डायामीटर यहाँ पर बनेंगे और आपको दिखेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि जो हॉरिजेंटल वाला है, लेटा वाला है, इस तरह का जो इसका डायामीटर है ये बड़ा है, इसका जो साइज है वो ज़्यादा है, लेंथ ज़्यादा है, और वैसे ही जो वर्टिकल है उसकी लेंथ कम है। तो इस प्रकार से इसके जो दोनों डायामीटर हैं उनमें डिफरेंस होता है, एक बड़ा होता है दूसरा छोटा होता है। अब मान लीजिए जो अर्थ है वो इसी पथ पे, इसी टाइप की डिज़ाइन में जो पथ है उस पर सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वह सन से एकदम दूर चली जाएगी, जो दूरी है वो मैक्सिमम हो जाएगी, और कभी जो कंडीशन है वो ऐसी आएगी कि वो सन से एकदम नियरेस्ट हो जाएगी, यानी पास में आ जाएगी। और हम ये भी जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में जो एनर्जी और हीट का मेन सोर्स है, मुख्य स्रोत है, वो सन है। यहीं से हमें सारी चीज़ें मिलती हैं, मतलब एनर्जी जो मिलती है वो यहीं से मिलती है, धूप के रूप में मिलती है, सनलाइट जो होती है। और सन के जो भी चीज़ क्लोजेस्ट होगी, सन बहुत ज़्यादा गर्म है, इसका जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा है, ये बात हम पीछे देख चुके हैं। तो इसके जो नियरेस्ट चीज़ होगी, क्लोजेस्ट चीज़ होगी, उसमें गर्मी का बढ़ जाना ऑब्वियस सी बात है, वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी। ऐसी कंडीशन हमने मरकरी और नेपच्यून के मामले में देखी है। मरकरी पर जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, नेपच्यून उतना ही ज़्यादा ठंडा था। इसके पीछे रीज़न क्या था? सन से बढ़ती हुई डिस्टेंस। मरकरी सबसे नियरेस्ट था तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा थी, और नेपच्यून सबसे दूर था तो वहाँ पे बर्फ़ की उपस्थिति पाई गई। इस तरह की कंडीशन हमने देखी। तो कुल मिलाकर हीट के सोर्स के पास आप रहेंगे तो गर्म रहेंगे। वही चीज़ अर्थ के साथ भी होती है। जब ये सन से मिनिमम डिस्टेंस पर होती है, यानी सबसे नियरेस्ट होती है, तो ऐसी कंडीशन में समर का सीज़न होता है, यानी गर्मी का मौसम होता है। गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी, उस समय हमारे पसीने छूटने लगते हैं, कूलर और पंखे से बाहर निकलने का मन नहीं करता, एसी लगाकर बैठे रहते हैं, उसके बाद भी गर्मी नहीं शांत होती। तो ये कंडीशन होती है जब हमारी अर्थ सन के एकदम नज़दीक में पहुंच जाती है। और दूसरी जो सिचुएशन अर्थ की होती है वो होती है मैक्सिमम डिस्टेंस वाली, मतलब अर्थ जितनी दूर जा सकती है इस पथ पे रिवॉल्यूशन करते हुए, जितना सन से दूर हट सकती है उतना हट जाती है, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस पर चली जाती है। तो ऐसे में विंटर सीजन आ जाता है, यानी सर्दी का मौसम आ जाता है, और कड़ाके की सर्दी पड़ती है, रजाइयों का मौसम आ जाता है। तो आपको कौन सा पसंद है? गर्मी वाला पसंद है या ठंडी वाला पसंद है? बताइएगा। फिलहाल जब अर्थ सन के क्लोजेस्ट होती है, जब अर्थ सन के एकदम पास में होती है, तो यह जो सिचुएशन है क्लोजेस्ट होती है, यहाँ जो शब्द है उसको ध्यान दीजिएगा, क्लोजेस्ट होती है, इस तरह की जो सिचुएशन है इसको हम लोग कहते हैं पेरीहीलियन। ये जो सिचुएशन है इसको हम कहते हैं पेरीहीलियन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पीडीएफ में आप देख रहे हैं, ये जो सिचुएशन है ये कहलाती है पेरीहीलियन। और इसकी जो डेट है वो 3 जनवरी की है। इस डेट पर यह सिचुएशन पाई जाती है। और जब यही अर्थ सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होती है तो ये जो फेज है ये एपहीलियन कहलाता है। ये जो डेट है ये 4 जुलाई की है। अब डे और नाइट की जो लेंथ है वो हमेशा एक जैसी नहीं होती। आप देखे होंगे दिन और रात बराबर नहीं होते, कभी कभी ही बराबर होते हैं, लेकिन हमेशा उनमें डिफरेंस पाया जाता है, इनमें वेरिएशन होता रहता है। तो आइए पता करते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से डे और नाइट की जो ड्यूरेशन है उसमें वेरिएशन पाया जाता है। तो अगर जो अर्थ है, हमारी जो मदर अर्थ है, वो अपने एक्सिस पर टिल्टेड नहीं होती, झुकी हुई नहीं होती, तो डे और नाइट की जो ड्यूरेशन है वो इक्वल होती, वो एक बराबर पाई जाती। यहाँ आप पीडीएफ में उसे देख सकते हैं। और ऐसी कंडीशन में डे और नाइट की ड्यूरेशन इक्वल होती। इसी तरह से सिमिलरली अगर हम देखें तो अर्थ अगर सन के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर रही होती, सन के अराउंड चक्कर न लगा रही होती, तो अर्थ के किसी एक हेमिस्फीयर में, हमने देखा है कि जो हमारी अर्थ है वो 2 हेमिस्फीयर में बटी हुई है, डिवाइड है। ये इलिप्टिकल या ये कह लीजिए कि जियोइड इसका शेप है। इसमें 2 पार्ट में हमने इसे बांट दिया है अपने स्टडी की सुविधा की दृष्टि से। इधर वाला जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और इधर वाला साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो किसी एक हेमिस्फीयर में जो दिन है वो लॉन्ग होते, मतलब जो डेज हैं वो लॉन्गर होते। अगर ऐसा होता, मतलब ये कब होता? जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व ना कर रही होती। ऐसा होगा नहीं, लेकिन हम ऐसा अगर इमेजिन करके देखें तो इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं
कि किसी एक हेमिस्फीयर में जो डेज है वो लॉन्गर हो जाए और जो नाइट है वो शॉर्टर हो जाए, और जो दूसरा हेमिस्फीयर है वहाँ पर इसका अपोजिट होगा, यानी वहाँ पर नाइट जो है वो लॉन्ग हो जाएंगी, रातें लंबी हो जाएंगी और दिन बड़े हो जाएंगे। इस तरह की कंडीशन हो जाएगी। ऐसा है नहीं, ये बात हम जानते ही हैं। तो डिफरेंट सीजन्स में डे एंड नाइट की जो ड्यूरेशन होती है वो अलग अलग पाई जाती है, डिफरेंट होती है। ऐसा पूरे वर्ल्ड में होता है, ऐसा पूरा दुनिया में होता है, ये हम जानते हैं। पूरे वर्ल्ड में तो होता है, लेकिन इक्वेटोरियल जो पार्ट होता है अर्थ में, जो इक्वेटर होता है उसके आसपास का जो हिस्सा होता है उसको छोड़कर ये जो कंडीशन पाई जाती है, डिफरेंट सीजन्स में डे और नाइट की ड्यूरेशन अलग अलग पाई जाती है, ऐसा पूरी दुनिया में घटित होता है। लेकिन सिर्फ इक्वेटर के आसपास वाला जो रीजन होता है वहाँ पर ऐसा नहीं मिलता। वहाँ पर डे और नाइट की जो ड्यूरेशन होती है वो हमेशा इक्वल होती है। क्यों? क्योंकि 1/2 पार्ट जो इसका होता है, मतलब जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर का मतलब समझ रहे हैं, बीच वाला हिस्सा, विषुवत रेखा जिसे आप कहते हैं, 0 डिग्री, ये वाला। इधर वाला जो उत्तरी है वो क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इधर वाला साउदर्न हेमिस्फीयर है। इस प्रकार से बनी है हमारी अर्थ, या ये कह लीजिए कि हमने इसे डिवाइड कर रखा है। तो इक्वेटर के पास वाला जो रीजन होता है उसका 1/2 पार्ट हमेशा सनलाइट को रिसीव करता है। इसका जो आधा हिस्सा है वो हमेशा सनलाइट को प्राप्त करता रहता है, और इसलिए हाफ इक्वेटर तो हमेशा ही हर पोजीशन में लाइट रिसीव करता है। मतलब अर्थ वैसे भी रोटेट कर रही है, तो घूमते हुए जो हिस्सा सन के सामने पड़ता है वो आधा हिस्सा हमेशा सनलाइट को भरपूर मात्रा में रिसीव करता है। जो पीछे चला जाता है वो भी घूमते हुए कुछ समय बाद सामने आता है तो उसे मिलती है। इस प्रकार से जो डे और नाइट की ड्यूरेशन है वो इक्वेटर पर इक्वल होती है, लेकिन दुनिया के बाकी हिस्सों में ये डिफरेंट पाई जाती है। जैसी सीजन होगी उसके हिसाब से होगी। ये बात हमने यहाँ देखी। अब अर्थ पर जो डे और नाइट की पोजीशन है उसको देख लेते हैं। तो इन द पीरियड फ्रॉम 21 मार्च टू 23 सितंबर, मतलब 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर की जो ड्यूरेशन है, इसमें सनलाइट को, मतलब जो सूर्य की रोशनी होती है, सन की लाइट होती है, उसे 12 घंटे से भी ज़्यादा रिसीव करने वाला जो हेमिस्फीयर होता है वो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये मैक्सिमम अमाउंट में सनलाइट को 12 घंटे से भी ज़्यादा समय तक रिसीव करता है। इसलिए जो डेज होते हैं वो यहाँ पर लॉन्गर हो जाते हैं और जो नाइट है वो शॉर्टर हो जाती है। अब जैसे जैसे हम पोल की ओर या पोल के टुवर्ड्स मूव करते हैं तो डे की ड्यूरेशन जो है वो इंक्रीज होने लगती है, उसमें वृद्धि होने लगती है, और जैसे ही हम नॉर्थ पोल पर पहुंचते हैं तो यह 6 मंथ की हो जाती है। मतलब जो दिन है वो 6 महीने लंबे हो जाते हैं। अब इसका मतलब यह है कि नॉर्थ पोल पर 6 महीने तक कंटिन्यूअसली डे रहता है, डे टाइम रहता है, दिन की अवधि रहती है। ये कंडीशन थी 21 मार्च से 23 सितंबर की। यहाँ आप इसे देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की यहाँ चर्चा की जा रही है। तो जो ड्यूरेशन ये वाली है, मतलब 21 से लेके 23 वाली, इसमें 12 घंटे से भी ज़्यादा समय से, मतलब इतना ज़्यादा टाइम तक सनलाइट रिसीव करता है जो साउदर्न हेमिस्फीयर होता है, माफ़ कीजिएगा, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वो। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मतलब आप देख लीजिए, ये है इक्वेटर, इधर वाला जो हिस्सा है ये सन की लाइट को मैक्सिमम अमाउंट में रिसीव कर रहा है। जो साउदर्न है उसके पास यहाँ पर कम मात्रा में सनलाइट मिल रही है। और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ मूव करेंगे, ये है हमारा नॉर्थ पोल, तो यहाँ जाते जाते जो दिन की अवधि है वो लंबी होती जाएगी, जो डे है वो लॉन्ग होते जाएंगे, और जब हम यहाँ एकदम पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर 6 महीने तक लगातार दिन रहेगा। ये बात हमने देखी। ये बात हुई। अब इसके बाद 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च को देख लेते हैं। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च। इस कंडीशन में क्या होता है, इस ड्यूरेशन की बात करें अगर, तो इस टाइम पीरियड में साउदर्न हेमिस्फीयर, यानी जो नीचे वाला गोलार्ध था, दक्षिणी गोलार्ध जिसको हम कहते हैं, ये वाला, ये मैक्सिमम अमाउंट में सनलाइट को रिसीव करता है। जैसे पीछे हमने देखा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव कर रहा था, ये 12 घंटे से भी ज़्यादा समय तक सनलाइट को रिसीव करता है। और इस कंडीशन में यहाँ पर जो डे है वो लॉन्गर होने लगते हैं, जो डेज हैं वो लॉन्गर हो जाते हैं और जो नाइट्स हैं वो शॉर्टर हो जाती है। और जैसे जैसे हम साउथ पोल की ओर मूव करने लगते हैं, जो दिन है वो बढ़ने लगते हैं, और एकदम पोल पर पहुंचने पर इनकी जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ की हो जाती है। और इसी समय, जिस समय यहाँ साउदर्न हेमिस्फीयर में जो साउथ पोल है वहाँ पर 6 महीने के दिन हो रहे होते हैं, ठीक उसी समय जो नॉर्थ पोल है वहाँ पर उल्टी कंडीशन होती है, मतलब अपोजिट होता है इसका, वहाँ पर रातें 6 महीने की हो जाती है, मतलब उस समय वहाँ 6 महीने के लिए रात होती है। तो इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो पूरा है इसमें दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं। ये हमारे यहाँ सर्दियों का मौसम होता है, और उस समय जो साउदर्न हेमिस्फीयर होता है वहाँ पे
दिनों की जो अवधि है, उनकी जो रेंज है वो बढ़ जाती है और जो रातें हैं वो छोटी हो जाती है और एकदम पोल पे पहुंचने पे 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। ठीक उसके अपोजिट अगर उसी समय हम इधर देखें उत्तर की ओर, यानी साउथ की, माफ कीजिएगा, नॉर्थ की ओर, तो जो पोल है ये वाला नॉर्थ पोल, वहाँ पे 6 महीने तक लगातार रात रहती है। इस कॉन्सेप्ट में हमने जो कंक्लूजन निकाला वो ये है कि साउथ और नॉर्थ दोनों ही पोल्स पर 6 महीने के लिए दिन और कंटिन्यूसली 6 महीने के लिए रात किस प्रकार से रहती है, ये हम यहाँ समझ पाए। इस कॉन्सेप्ट को हमने समझा और जो डेट है वो आप देख ही रहे हैं, 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक और उसके बाद 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक। अब चेंज ऑफ सीजन को देख लेते हैं। जो सीजन्स हैं वो कैसे चेंज होती हैं, किस प्रकार से उनमें बदलाव आता है। हम जानते हैं कि जो सीजन्स हैं वो हमेशा एक जैसे नहीं होते, उनमें चेंजेस आते हैं। और चेंजेस कैसे आते हैं, ये अर्थ के मूवमेंट के कारण होते हैं। अर्थ जो है वो मूव करती है और उसकी वजह से जो सीजन है वो चेंज होते रहते हैं, मतलब जो ऋतुएं हैं वो बदलती रहती हैं। सन के अराउंड अर्थ की पोजीशन में कंटिन्यूसली वेरिएशन होता रहता है, क्योंकि अर्थ जो है वो सन के अकॉर्डिंग रिवॉल्व करती है, तो ऐसे में उसकी पोजीशन हमेशा बदलती रहती है। और इस वेरिएशन में 4 तरह की कंडीशन पैदा होती है, या ये कह सकते हैं कि 4 सिचुएशन आती है जिसमें कि हम अपनी अर्थ को रख कर देखते हैं। ये 4 पोजीशन कौन कौन सी हैं, तो एक एक करके देखते हैं। जो पहली पोजीशन है वो है 21 जून की पोजीशन ऑफ 21 जून। इस टाइम पर, ये जो टाइम है, इसमें सन परपेंडिकुलरली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर चमकता है। इसका जो परपेंडिकुलर फोकस होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, यानी कर्क रेखा पर होता है। अब इसका मतलब ये है कि एक लार्ज अमाउंट में सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को मिलती है, वो रिसीव करता है इतनी लाइट को या इतनी एनर्जी को, या ये कह लीजिए कि इतनी हीट को। यह जो पोजीशन होती है इसे हम समर सोलेस्टिक की कंडीशन कहते हैं। ये जो स्थिति है इसे कहते हैं समर सोलेस्टिक। यहाँ आप देख सकते हैं इस सिचुएशन में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ए लार्ज अमाउंट ऑफ सनलाइट प्राप्त होती है। यहाँ तक हमने जो समर सोलेस्टिक की कंडीशन थी उसको देखा। अब 21 मार्च के बाद, इस टाइम पीरियड के बाद, सन जो है वो नॉर्थ की ओर शिफ्ट होने लगता है। उसका जो शिफ्टिंग है वो नॉर्थ की ओर होने लगता है, यह हमने देखा है। और रिजल्ट के तौर पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो डेज की ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम होने लगती है, मतलब बढ़ने लगती है, क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो जो डेज है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लंबे होंगे और जो साउदर्न है उसमें छोटे होते जाएंगे। और इस तरह से जो उत्तरी गोलार्ध होता है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, उस समय यहाँ पर समर सीजन होता है, यानी गर्मी का मौसम होता है। अब यह डे की जो ड्यूरेशन होती है यह लगातार बढ़ती रहती है, लेकिन कहाँ तक बढ़ेगी, तो यह 21 जून को यह मैक्सिमम हो जाती है। कहने का मतलब क्या कि उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, यानी दिन सबसे बड़ी अवधि का पाया जाता है। दिन की अवधि सबसे बड़ी होती है। यहाँ रात की बात नहीं की जा रही है, दिन का मतलब पूरा 24 घंटा नहीं, जितने टाइम तक सनलाइट रहती है, जितने टाइम तक उजाला रहता है, उसकी बात की जा रही है। तो वो तारीख होती है 21 जून की। 21 जून के दिन हमारा जो उत्तरी गोलार्ध होता है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, वहाँ पे दिन का जो टाइम पीरियड है वो सबसे लंबा होता है, लॉन्गेस्ट होता है। ये तो बात हुई पोजीशन ऑफ 21 जून की। अब पोजीशन ऑफ 22 दिसंबर को देखिए। ये जो 22 दिसंबर वाली कंडीशन है ये क्या है, तो 22 दिसंबर वाली कंडीशन में इसका अपोजिट प्रोसेस होता है। अभी जो आपने देखा 21 जून वाला, उसके ठीक अपोजिट यहाँ पर होता है। सन अर्थ के साउदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा खुश हो जाता है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा प्रसन्न होकर चमकने लगता है। इससे पहले वो कहाँ के लिए कृपालु था, उसकी जो कृपा बरस रही थी वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे बरस रही थी, लेकिन अब वो जो कृपा है वो शिफ्ट होने लगती है साउदर्न हेमिस्फीयर की ओर। तो इसका मतलब क्या है, सन जहाँ से ज़्यादा खुश हो जाएगा वहाँ पे गर्मी का मौसम आ जाएगा, क्योंकि सन के पास देने के लिए क्या है, सिर्फ गर्मी, ऊर्जा। हालांकि उसकी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन दे क्या सकता है, ठंडी तो दे नहीं सकता। वो देगा तो हमेशा गर्मी और एनर्जी ही देगा। तो इसलिए अब जो सन है इस कंडीशन में, यानी 22 दिसंबर वाली कंडीशन में, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे परपेंडिकुलरली चमकने लगता है। यहाँ पर वो मकर रेखा पर सीधा चमकने लगता है, लंबवत उसकी चमक आने लगती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस पर ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में शाइन करने लगता है। अब यहाँ वही प्रोसेस होता है जो नॉर्दर्न वाले पार्ट में हमने देखा था, मतलब ठीक वही चीज़ें होती है, बस यहाँ पे साउदर्न एरिया में होने लगती है। उसकी जो दिशा है वो बदल जाती है, डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो जाती है। 22 दिसंबर को साउदर्न हेमिस्फीयर में जो दिन होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट होता है। जैसे हमने पीछे देखा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को जो दिन की अवधि थी वो सबसे बड़ी थी, सबसे बड़ा दिन पाया गया। वैसे ही साउदर्न हेमिस्फीयर में वो जो टाइम पीरियड आता है वो होता है 22 दिसंबर का। इस दिन यहाँ पर दिन सबसे बड़ा होता है। दिन की बात हो रही है, यहाँ रात को नहीं जोड़ेंगे।
अब यह जो सन की सिचुएशन है इसको हम विंटर सोलेस्टिक के नाम से जानते हैं। यही जो सिचुएशन है इसी को हम कहते हैं विंटर सोलेस्टिक। साउदर्न हेमिस्फीयर के संदर्भ में हम इसे देखेंगे, रेफरेंस में देखेंगे, और इसे हम कहेंगे विंटर सोलेस्टिक। यहाँ आप देख सकते हैं ये कंडीशन कहलाती है, ठीक है। और देखिए इस पूरी रेंज में, यह जो रेंज हम देख रहे हैं मतलब पोजीशन ऑफ 22 दिसंबर, इस रेंज में साउदर्न हेमिस्फीयर में दिन लंबे होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। जनरल सी बात है, जो चीज़ें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में घटित हो रही थी, मतलब वहाँ पर दिखाई जा रही थी, वो अब यहाँ पे साउदर्न वाले पार्ट में होने लगती है। यहाँ पर दिन बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। और इसके जस्ट अपोजिट ठीक उसी समय अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ पर रात लंबी होने लगती है और दिन जो है वो छोटे होने लगते हैं। मतलब सर्दी का मौसम आ जाता है। दिसंबर में अपने यहाँ क्या होता है, ठंडी पड़ती है, लेकिन जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे गर्मी पड़ती है। अब 23 दिसंबर वाली जो, माफ कीजिएगा 23 सितंबर वाली जो कंडीशन है उसको देखते हैं। हमने देखा है कि ठंडी के मौसम में हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, या कहीं भी साउदर्न को ले लीजिए या नॉर्दर्न को ले लीजिए, कहीं भी जब ठंडी का मौसम आता है तो उसमें रातें लंबी हो जाती हैं और दिन छोटे हो जाते हैं, उनकी जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाती है। तो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये कब से शुरू होता है, तो इसकी शुरुआत होती है 23 सितंबर से। 23 सितंबर के बाद जब सन की शिफ्टिंग साउदर्न हेमिस्फीयर की ओर स्टार्ट होती है या साउथ की ओर होने लगती है, तो ऐसी कंडीशन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो डे की ड्यूरेशन है वो घटने लगती है और नाइट की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ने लगती है। यहाँ से जो दिन और रात का अंतर है वो फिर शुरू हो जाता है और इसमें दिन छोटे होने लगते हैं और रातें बढ़ने लगती हैं। और 22 दिसंबर के बाद सन इक्वेटर की ओर फिर से शिफ्ट होने लगता है। यहाँ से सिचुएशन फिर से चेंज होने लगती है। तो जब इक्वेटर की ओर शिफ्ट होने लगता है तो इक्वेटर पर यह पहुँचता कब है, इक्वेटर पर इसे पहुँचने में लगता है 21 मार्च का टाइम। 21 मार्च को ये इक्वेटर पर आकर पहुँच जाता है। सन जब 21 मार्च को इक्वेटर पर पहुँचता है तो वहाँ से हम पोजीशन को देखेंगे। तो पोजीशन फ्रॉम 21 मार्च टू 23 या 23 सितंबर, ये जो ड्यूरेशन है इसमें क्या होता है, इसमें सन पर, मतलब सन जो है वो परपेंडिकुलरली इक्वेटर पर शाइन करता है। इससे पहले हमने देखा कि उसकी जो परपेंडिकुलर शाइन थी वो एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर हो रही थी और एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे हो रही थी, लेकिन अब उसकी जो परपेंडिकुलरली शाइनिंग है वो इक्वेटर पर होती है, विषुवत रेखा पर होती है। और इसी वजह से जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उनका आधा पार्ट सनलाइट को हर हाल में रिसीव करता है। सनलाइट उन्हें हर कंडीशन में ही प्राप्त होती है। इसका रिजल्ट क्या होगा, जब सनलाइट आधे हिस्से को हमेशा मिलती रहेगी, जितने भी लैटिट्यूड्स हैं सभी की बात हो रही है, तो रिजल्टेंट में क्या होगा, रिजल्टेंट मतलब परिणामी। तो इसका परिणाम ये होने वाला है कि डे और नाइट की जो ड्यूरेशन है वो इक्वल हो जाएगी। यहाँ पर दिन और रात बराबर हो जाएंगे और सीजन्स जो होते हैं, जो मौसम होते हैं, उनमें सिमिलरिटी पाई जाएगी। एक जैसा मौसम, एक सम मौसम पाया जाएगा। इसे कहते हैं इक्विनॉक्स। ये जो कंडीशन है ये कहलाती है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स को आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद अब ये जो इक्विनॉक्स की कंडीशन है इसमें 21 मार्च ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स के नाम से जाना जाता है। जो 21 मार्च की कंडीशन है उसे हम कहते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और जो 23 सितंबर की कंडीशन है, 23 सितंबर वाली जो कंडीशन है उसे हम ऑटोमन इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। यहाँ आप इसे लिखा हुआ देख सकते हैं। 21 मार्च की जो कंडीशन है वो स्प्रिंग इक्विनॉक्स है और जो 23 सितंबर की कंडीशन है वो कहलाती है ऑटोमन इक्विनॉक्स। यहाँ तक हमने इसे देखा और अर्थ के सन के अकॉर्डिंग और खुद के एक्सिस के थ्रू जो रिवॉल्यूशन और रोटेशन का प्रोसेस था या फंडा था उसको हम देख चुके हैं। अगला जो लेक्चर है उसमें हम सन और मून की ग्रेविटी का अर्थ के सरफेस पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये देखेंगे। मतलब सन और मून दोनों के पास ग्रेविटी होती है। सन के पास अर्थ से ज़्यादा ग्रेविटी होती है और मून के पास अर्थ से कम ग्रेविटी होती है, लेकिन असर दोनों का अर्थ के सरफेस पर पड़ता है। अर्थ के सरफेस पे मैक्सिमम अमाउंट में वाटर मौजूद है, पानी की उपस्थिति है, और यह जो वाटर है इस पर दोनों की ग्रेविटी अच्छा खासा असर डालती है, लेकिन जो मून है उसकी ग्रेविटी का असर ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों? तो आप जानते हैं कि दूरी बढ़ने पर ग्रेविटी जो है वो कम होती जाती है। तो सन हमारी अर्थ से कहीं ज़्यादा दूर है और मून उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो मून की ग्रेविटी भले ही कम हो, मून का साइज़ छोटा है तो ग्रेविटी कम होगी, हालांकि पृथ्वी से भी ज़्यादा कम है, लेकिन उसका ज़्यादा असर महासागरों के जो जल धाराएँ हैं, जो पानी है, उस पर पड़ता है। और यही वजह है कि यहाँ पर ज्वार और भाटा उत्पन्न होते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं टाइड्स को। तो ये टाइड्स के बारे में जो डिस्कशन है ये नेक्स्ट लेक्चर में होगा। इसमें इतना ही और तब तक के लिए नमस्कार।